अब छोड़ो ना मॉम, आप लोग तो ऐसे सिर पकड़कर बैठे हो जैसे कोई अनहोनी हो गई हो। अरे अनहोनी ही तो हुई है, मेरे घर पर आफत आई है, आफत। और नहीं तो क्या, नाते रिश्तेदारों के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हम तो। प्लीज डैड, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मामा जी आप कुछ कहिए ना। हाँ बेटा, मैं बात करता हूँ। दीदी, जीजा जी, समस्या तो विकट आई है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आपने उस समस्या को घर में आने ही क्यों दिया है? ये क्या कह रहे हैं आप मामा जी? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ बेटा। एक तो लव मैरिज, ऊपर से लड़की अनाथ, न खानदान का पता न चाल चलन का। दीदी, ऐसी लड़की को तो घर के दरवाजे से ही उल्टे पांव लौटा देना चाहिए था आपको। हमने तो पूरी कोशिश की थी भैया उस कलमुही को बाहर से ही बाहर करने की, लेकिन अपना मनोज ही अड़ गया। अब आप ही बताओ भैया, घर का बड़ा बेटा घर छोड़कर चला जाए, तब भी तो छीछालेदर होनी ही थी। हाँ भाई साहब, बस यही सब सोचकर पी लिया जहर का कड़वा घूंट। बस यही तो गलती कर गए आप जीजाजी। ये प्यार श्यार ना इन नई जनरेशन का कुछ दिनों का फितूर है। बस एक बार घर से अलग कुछ दिन गुजारा करने तो देते, और फिर हम भी तो थे उसे समझाने के लिए। तो अब भी कौन सी देर हुई है भैया, मैं उस चांडालिनी को किसी बहाने से रसोई में ले जाती हूँ, फिर आप समझाना मनोज को। इसके बाद सुलोचना अपने भाई कांतिलाल के साथ अपने बड़े बेटे मनोज के कमरे में चली गई, और इधर हॉल में उनके जाते ही उफ, मामा जी तो और भी डेंजरस निकले। डैड आप मेरी बात सुनिए। ओए चुप करके तू मेरी बात पहले सुन। आज जो कांड तेरा बड़ा भाई करके लाया है ना, वो तू करने की सोचियो भी मत। साफ बात समझ ले अभी से, हमारे खानदान में लव मैरिज के लिए कोई जगह नहीं है, और तेरी भी अगर कोई लबी डबी हो ना तो उसे घर के बाहर ही रखियो, आई समझ। ये कहकर रघुशंकर भी अपने कमरे में चले गए, जो इस घर के मालिक भी थे और मुखिया भी, और आज इनके आत्मसम्मान को बहुत बड़ी ठेस पहुंची थी। मैंने तो पहले ही कहा था भैया कि मत पड़ो ये लव मैरिज के चक्कर में। देखा ना अब कितना रायता फैल गया। क्यों, आगे चलकर तू भी तो मिनी से शादी करेगा ना, तब भी तो रायता फैलेगा। लेकिन तू चिंता मत कर, तब मैं तेरा पूरा साथ दूंगा। वो बस आप पहले ना अपना ही रायता समेट लो, मैं अपना देख लूंगा। देख लूंगा मतलब? मैं मिनी से शादी नहीं करूंगा। अरे पर ये तो उस लड़की के साथ धोखा होगा ना। अब आप ये सब छोड़ो और ये बताओ कि मामा जी को कैसे हैंडल किया। हैंडल क्या करना था, मैंने साफ कह दिया कि घर जायदाद सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन काव्या को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। वैसे मैंने भी सुबह सबको समझाने का बहुत ट्राई किया था, बट मुझे लगता नहीं है कि मॉम डैड भाभी को एक्सेप्ट कर पाएंगे कभी। मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं चला सोने। बाय भैया, गुड नाइट। सुबोध के जाने के बाद भी मनोज काफी देर तक घर की छत पर बैठा रहा। उसे अपने माता पिता को दुख पहुंचाकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन सच ये भी था कि वो काव्या का दिल भी नहीं तोड़ सकता था। और फिर ओह, कहाँ नहीं ढूंढा आपको। वो तो अच्छा हुआ कि नीचे सुबोध मिल गया और उसने बताया कि आप छत पर हैं। वैसे आपकी हिम्मत कैसे हुई अपने इतने खूबसूरत चांद को छोड़कर इस दाग वाले चांद को घूरने की। इतना मत सोचिए, मम्मी जी और डैडी जी जैसा बोल रहे हैं वैसा ही कीजिए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं होगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो काव्या? अगर छोड़ना ही होता तो मैं कभी तुम्हारा हाथ नहीं थामता। बस अब हमें मिलकर मॉम डैड को मनाना है। बोलो, साथ दोगी ना मेरा? काव्या ने सिर हिलाकर मनोज का साथ देने का वादा किया। फिर अगले दिन, मम्मी जी मैं कर दूं? क्यों, मेरे बेटे पर कब्जा जमा कर तसल्ली नहीं हुई क्या, जो मेरी रसोई भी कब्जानी है तुझे? नहीं मम्मी जी, वो मुझे सुबोध ने बोला था तो। हे मेरे भगवान, देखो तो जरा, पति का नाम लेती है, बेशरम कहेंगी। बस इसीलिए तो ये लव मैरिज नहीं भाती हमें। चली आती है कहीं से भी मुंह उठाकर। अब आ गई हूँ तो अपना ही लीजिए ना मम्मी जी, मैं वादा करती हूँ आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। अरे जा जा, तुझ जैसी आवारा लड़की क्या जाने कैसे चलता है घर। घर ना सही पर इस रसोई को तो अच्छे से चला सकती हूँ मैं, एक बार आजमा कर तो देखिए। बहू ना सही, एक मेहमान समझकर ही हेल्प करने दीजिए मुझे। ठीक है तो बनाओ सबके लिए नाश्ता, लेकिन याद रखना मेहमान ज्यादा दिनों तक नहीं टिकते घर में। काव्या से उसके सास ससुर सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे, लेकिन फिर भी काव्या अपने ससुराल में अपनी जगह पाने की कोशिशों में जुटी हुई थी। फिर कुछ महीनों के बाद, अरे भैया आ गए आप, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। अब काम हुआ? हाँ बहना, तुम्हारा काम तो हो गया, अब जल्दी से मेरा काम भी करवा दो। गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म गोभी के पकौड़े पहले से ही तैयार है मामा जी। दीदी, आपने इसे रसोई में भी घुसने दिया? अब क्या करती भैया, गले ही पड़ गई है तो। सुलोचना अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही काव्या वहाँ से चली गई, और फिर उसके जाते ही, भैया ये पकड़ो चाय और जल्दी से लड़की की फोटो दिखाओ मुझे तो। हाँ दिखाता हूँ, पर पहले मुझे बताओ कि इसका क्या सोचा है?
इसके यहाँ रहते कैसे होगा सब? बस अब क्या बताऊं भैया, मैं और तुम्हारे जीजा जी तो परेशान हो गए हैं। सब कुछ करके देख लिया, दिन रात रसोई में झोंक लिया, जली कटी बातें भी सुना दिया, लेकिन कमबख्त मारी ऐसी कुंडली मारकर बैठी है कि क्या बताऊं। फिर तो कुछ अलग ही सोचना पड़ेगा। सुलोचना और उसका पति रघुशंकर खानदानी रईस तो थे, लेकिन विचारों से एकदम दकियानूसी थे। वो किसी भी हाल में काव्या को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते थे, और अब तो वो मनोज की दूसरी शादी के बारे में सोच रहे थे, और उनके ये इरादे काव्या भी जान चुकी थी। नहीं, ये तो हद ही हो गई, लगता है मुझे कुछ अलग सोचना पड़ेगा। और फिर अगले दिन, मॉम, डैड, आप लोग सही थे। ये काव्या से शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो आखिर अक्ल आ ही गई ठिकाने पर बरखुरदार है। जाने दीजिए ना, कुछ अच्छा हो रहा हो तो टोक मत लगाए कीजिए। हाँ बेटा बोल, तू क्या बोल रहा था? मॉम, मैं समझ गया हूँ, इस लव मैरिज से सबको सिवाय परेशानी के और कुछ हाथ नहीं लगाए, बट अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आगे क्या करना है तू हम पर छोड़ दे बेटा, बस तू तो उस कचरे को निकाल इस घर से बाहर, बाकी सब हम देख लेंगे। सुलोचना की तो जैसे मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई थी। कुछ ही दिनों में मनोज और काव्या का तलाक हो गया, और उसके कुछ ही दिनों बाद सुलोचना के घर के आंगन में शादी का मंडप सजा हुआ था। आए हाय भैया, ये कैसा रिश्ता ढूंढ लाए तुम, इनकी तो डिमांड ही खत्म नहीं हो रही। अब रईस घर से बहू चाहिए तो कुछ नखरे तो सहने होंगे ना बहू के, हैं? अरे कुछ नखरे होते तो सह भी लेते भाई साहब। हमने तो सोचा था कि सीधा सादा फंक्शन कर देंगे, अपने मनोज की दूसरी शादी है, ये तो इतना टीम टाम अच्छा थोड़ा ही लगता है, लेकिन आपने तो। मैंने कुछ नहीं किया भाई साहब, ये सब कुछ आपके मनोज ने ही करवाया है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। कांतिलाल की बात सुनकर सुलोचना और रघुशंकर चौंक गए, और फिर कुछ देर बाद, हैं तू यहाँ क्या कर रही है? इतनी जल्दी भूल गई आप? आपने ही तो मेहमान माना था मुझे, मगर इस शादी में बुलाना भूल गई। पर कोई बात नहीं, मैं बिन बुलाए ही आ गई। ये कहकर काव्या सीधा घर के अंदर चली गई। उसे देखकर पहले तो सुलोचना और रघुशंकर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि काव्या असल में वहाँ कोई बवाल खड़ा करने नहीं आई थी, बल्कि वो तो पूरे मन से फंक्शन की तैयारियों में जुटी थी। और फिर क्या सोच रही हो सुलोचना? यही कि हमसे गलती तो नहीं हो रही, अनाथ है, गरीब है, पर लड़की तो लाखों में एक थी ये। पर तुम तो इससे परेशान थी ना? अब पता नहीं मैं इससे परेशान थी या ये मुझसे। खैर, अब तो कुछ नहीं हो सकता। सुलोचना और रघुशंकर दोनों को अपने किए पर पछतावा हो रहा था, क्योंकि अब जाकर उन्हें काव्या की अच्छाई और अहमियत समझ आ रही थी, जब उनका बेटा उनकी ही पसंद की लड़की से शादी करने जा रहा था। लेकिन फिर फेरों से ठीक पहले, नहीं, रुक जाइए पंडित जी, ये गलत है, ये शादी नहीं हो सकती। ये आप क्या कह रही हैं बहन जी? भाई साहब, कुछ समझाइए इन्हें। वो ठीक कह रही है। मनोज, उठ जाओ बेटा। हाँ बेटा उठ जा, हम काव्या के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकते। दीदी, अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अब जाकर तो दिमाग ठिकाने पर आया है भैया। सच यही है कि काव्या ही हमारे घर की बहू है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो फिर उसकी जगह कोई लेगा भी नहीं मॉम। मनोज, तू यहाँ तो फिर ये कौन है? सुलोचना ने फौरन आगे बढ़कर मंडप में बैठे दूल्हे का सेहरा उठाया, तो वो और रघुशंकर दोनों ही चौंक गए। सुबोध, तुम? डैड, वो मैं मिनी से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन आप दोनों को लव मैरिज से प्रॉब्लम थी तो। नहीं बेटा, अब हमें किसी से ना तो कोई परेशानी है और ना ही कोई नाराजगी। पंडित जी, आप फेरे शुरू करवाइए, और काव्या तुम इधर आओ। अपने देवर देवरानी का गठबंधन तो तुम्हें ही जोड़ना है ना। असल में मनोज और काव्या कभी अलग हुए ही नहीं थे, ये सब एक नाटक था। सुलोचना और रघुशंकर को ये एहसास दिलाने के लिए कि चाहे मैरिज लव हो या अरेंज, रिश्तों में एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखना सबसे जरूरी है।